घर में लाए गए नए रोबोट की वफादारी चेक करने के लिए लड़की ने उसे एक कमान दी। ये सुनते ही रोबोट बिना कुछ सोचे समझे तीसरी मंजिल से नीचे कूद गया। कुछ ही देर में दरवाजे की घंटी बजी। आदमी ने दरवाजा खोला तो देखा कि रोबोट बुरी तरह से टूट फूट गया है। हालांकि एंड्रयू ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन मालिक तुरंत समझ गए कि ये उनकी बेटी की ही कोई शरारत है। इसलिए उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को नीचे बुलाया और उन्हें अच्छी तरह समझाया। उन्होंने कहा कि आज से एंड्रयू भी इस परिवार का हिस्सा है, कोई भी उसे परेशान नहीं करेगा। एंड्रयू नॉर्थम कंपनी का बनाया हुआ एक नैनी रोबोट है। जब से वो बना है तब से वो रोबोटिक्स के 3 नियमों को मानता आ रहा है, जिसमें से एक है इंसानों को कभी नुकसान न पहुंचाना। जहां बड़ी बेटी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, वहीं छोटी बेटी उसके साथ बहुत अच्छे से रहती थी, क्योंकि उसे लगने लगा था कि एंड्रयू में भी फीलिंग्स है। एक बार सफाई करते समय उसे जाले में फंसी मकड़ी को मारना था, लेकिन पता नहीं क्यों उसने ऐसा नहीं किया और उसे जिंदा छोड़ दिया। उसकी ये छोटी सी हरकत आगे चलकर पूरी इंसानियत की किस्मत बदलने वाली थी। एक दिन एंड्रयू दोनों बेटियों के साथ बीच पर खेल रहा था। छोटी बेटी ने उसे अपना सबसे प्यारा क्रिस्टल का घोड़ा दिया, लेकिन उसे पकड़ते समय एंड्रयू के हाथ से वो गलती से गिरकर टूट गया। अब तो घर में सिर्फ छोटी बेटी ही उसे पसंद करती थी और वो भी उससे नफरत करने लगी। मुझे तुमसे नफरत है, चले जाओ यहाँ से। एंड्रयू को समझ नहीं आया कि वो क्या करे। तभी उसे जमीन पर लकड़ी का एक टुकड़ा दिखा। उसके दिमाग में एक कमाल का आइडिया आया। घर लौटकर उसने लकड़ी के काम से जुड़ी ढेरों किताबें पढ़ी। जल्द ही छोटी बेटी के कमरे में लकड़ी का एक छोटा सा घोड़ा रखा था। अपने हाथ में उसे देखकर वो हैरान रह गई। वो तुरंत भागकर किचन में काम कर रहे एंड्रयू के पास गई। ये अब तक का सबसे प्यारा तोहफा है, मुझे आपकी सेवा करके बहुत खुशी हुई, प्लीज मेरे साथ आओ। इसके बदले छोटी बेटी ने उसे अपना खिलौना गिफ्ट कर दिया। ये पहली बार था जब एंड्रयू को किसी इंसान से कोई गिफ्ट मिला था और यहीं से उन दोनों की दोस्ती हो गई। मालिक ये देखकर हैरान थे कि एक रोबोट खुद से कोई कलाकारी कैसे कर सकता है। उसकी बनाई चीज किसी भी आर्टवर्क से कहीं ज्यादा सुंदर थी, लेकिन उनकी पत्नी को ऐसा नहीं लगता था। उन्हें लगा कि एंड्रयू ने पक्का ये डिजाइन इंटरनेट से कॉपी किया है, लेकिन एंड्रयू अपनी बात पर अड़ा रहा कि उसने ये खुद डिजाइन किया है और एक रोबोट कभी इंसानों से झूठ नहीं बोलता। अब उन दोनों को भी उस पर यकीन करना ही पड़ा। रात में मालिक किताब पढ़ रहे थे कि तभी घर में कोई सुरीला गाना बजने लगा। वो आवाज का पीछा करते हुए बेसमेंट में गए और देखा कि एंड्रयू ने न सिर्फ ग्रामोफोन को ठीक कर दिया था, बल्कि वो इंसानों की तरह मगन होकर गाने भी सुन रहा था। वो ये सब देखकर पूरी तरह से दंग रह गए कि एंड्रयू तो इंसानों की तरह बिहेव कर रहा है। अगले दिन मालिक एंड्रयू को लेकर नॉर्थम रोबोट कंपनी गए और उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने पूछा कि क्या उनके बाकी रोबोट भी इतने ही एडवांस है, लेकिन वहाँ का मैनेजर हकलाते हुए बोला कि जरूर इसके प्रोग्राम में कोई खराबी आ गई है। उसने कहा कि वो उन्हें पूरे पैसे रिफंड कर देगा या नया रोबोट दे देगा, बस शर्त यह है कि वो ये बात किसी को न बताए। बदले में वो उन्हें और भी पैसे देने को तैयार था, लेकिन जब मालिक को पता चला कि कंपनी एंड्रयू को तोड़कर उस पर रिसर्च करेगी तो उन्होंने तुरंत मना कर दिया। ये हमारे परिवार का हिस्सा है और तुम उसे महज एक मशीन समझ रहे हो। हम यहाँ से जा रहे हैं, चलो। एंड्रयू प्लीज एक बार और सोच लीजिए। मार्क सर, एंड्रयू को लेकर हमारी बात तो सुनिए, कीमत की कोई बात नहीं है। वापस लौटते समय मालिक ने एक फैसला लिया। उन्होंने एंड्रयू का काम कम करने का सोचा ताकि उसके पास नई चीजें सीखने और बनाने का ज्यादा समय हो, और अब से हर रात वो उसकी क्लास भी लेंगे। वो एंड्रयू को ऐसी चीजें सिखाना चाहते थे जो उसके सिस्टम में नहीं थी। तुम बहुत खास हो, एकदम अलग। नॉट श्योर रोबोटिक्स को चुनने के लिए शुक्रिया। मुझे लगता है कि तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करना मेरी जिम्मेदारी है। तुम क्या कर सकते हो ये मैं भी नहीं जानता। देखो, इंसानों के लिए समय बहुत सीमित है, लेकिन तुम्हारे लिए समय का मतलब कुछ और ही है। तुम्हारे पास तो अनगिनत समय है, कभी खत्म न होने वाला। इसके बाद एंड्रयू और छोटी बेटी की दोस्ती और गहरी हो गई। वो जहां भी जाते हमेशा साथ ही रहते। छोटी बेटी के लिए एंड्रयू अब बहुत खास बन गया था। पहली क्लास में मालिक ने एंड्रयू को जिंदगी की शुरुआत के बारे में बताया और उसे समझाया कि जिंदगी और मौत क्या होती है। लेकिन जब उसे पता चला कि करोड़ों जीवों की जिंदगी एक सीमित समय के लिए होती है तो उसे बहुत दुख हुआ। कभी कभी वो देखता कि मालिक अपनी पत्नी को खूब हंसाते हैं। इंसानों के इस तरह अपनी भावनाएं जताने के तरीके से वो बहुत हैरान होता था। इसलिए उसने भी छुपकर कुछ जोक सीख लिए। कैंसर वाला एक आदमी हाईवे पर गाड़ी चला रहा था। उसकी पत्नी ने कॉल किया। वो बोली, डार्लिंग मैंने सुना है कोई हाईवे पर रॉन्ग साइड चला रहा है। वो बोला, एक नहीं, यहाँ तो सैकड़ों है। क्या चीज चमगादड़ की तरह बदबू करती है। इंसान के शरीर को पक्का किसी इंजीनियर ने डिजाइन किया होगा, क्योंकि उसने कचरे के डब्बे को टूरिस्ट स्पॉट के एकदम पास बना दिया है। ठीक है, लेकिन हम इसकी टाइमिंग के बारे में बात करना चाहते हैं। जब भी खाली समय मिलता तो एंड्रयू छोटी बेटी के साथ पियानो बजाना सीखता। दोनों साथ में सीखते और साथ में आगे बढ़ते। पियानो की उन धुनों के बीच धीरे धीरे समय बीतता गया। एंड्रयू आज भी वैसा ही था, लेकिन छोटी बेटी अब बड़ी हो गई थी। उसने एंड्रयू को बड़े ही प्यार से किस किया। हालांकि एंड्रयू ने अब तक बहुत कुछ सीख लिया था, लेकिन वो प्यार के इन जज्बातों को समझ नहीं पाया। पूरा घर तरह तरह की घड़ियों से भरा हुआ था और ये सब एंड्रयू ने ही बनाई थी। जब भी 12 बजते तो सारे घर में उनकी जोरदार आवाजें गूंजने लगती थी। हालांकि उन्होंने आधी घड़ियां बांट दी थी, लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा थी। जब भी वो बजती तो इतना शोर होता कि बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता। मालिक ने सलाह दी कि इन घड़ियों को बेच दिया जाए, और चूंकि एंड्रयू एक रोबोट है, उसे पैसों की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए वो पैसे घर के खर्चे में काम आ जाएंगे। लेकिन छोटी बेटी ने साफ मना कर दिया। उसका मानना था कि एंड्रयू की मेहनत का पैसा उसी को मिलना चाहिए। बेटा, मैं एंड्रयू के लिए हमेशा सही फैसला ही लूंगा। एक दिन हमें ये समझना होगा कि वो सिर्फ एक मशीन है। तुम अपनी भावनाओं को उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकती। छोटी बेटी अपने पिता का इशारा समझ गई और ये सारी बात एंड्रयू ने छुपकर सुन ली थी। अगले दिन मालिक एंड्रयू को बैंक ले गए और दुनिया के इतिहास में पहली बार किसी रोबोट का बैंक अकाउंट खोला गया। वो घड़ियां इतनी खूबसूरत थी कि वो सब बहुत ही ऊंचे दामों में बिक गई और देखते ही देखते एंड्रयू अमीर बन गया। रात में एंड्रयू अपना काम कर रहा था कि तभी छोटी बेटी वहां आई। बातचीत में गलती से एंड्रयू का अंगूठा कट गया, पर गनीमत थी कि ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। कंपनी जाकर इसे
से ठीक कराया जा सकता था। छोटी बेटी उसे एक जरूरी बात बताने आई थी। पिछली रात उसके बॉयफ्रेंड ने उसे प्रपोज किया था। हालांकि लड़का दिखने में स्मार्ट और बहुत अच्छा था और जीवन भर साथ निभाने लायक था, लेकिन फिर भी वो कोई फैसला नहीं कर पा रही थी। एंड्रयू को ये बात समझ नहीं आई। उसके हिसाब से तो ये एक बहुत अच्छी खबर थी। मेरा एक बहुत खास दोस्त है, वो एकदम स्वीट अनियन की तरह है। मैं जब भी उसके साथ होती हूँ तो मुझे किसी और का ख्याल नहीं आता। मुझे लगता है इसकी वजह से आगे चलकर परेशानी हो सकती है। हाँ, लेकिन इसका सीधा सा जवाब यह है कि आपको शादी कर लेनी चाहिए और अपने दोस्त को भी बता देना चाहिए। क्या नहीं, मेरा मतलब है कि हमारे बीच कोई रिश्ता मुमकिन ही नहीं है, सच में मुमकिन नहीं है, ऐसा कभी नहीं होगा। छोटी बेटी को लगा कि एंड्रयू उसके दिल की बात समझ जाएगा, लेकिन एंड्रयू तो उसकी बातों का मतलब ही नहीं समझ पाया। जिस दोस्त की वो बात कर रही थी वो एंड्रयू ही था। सही बात है, वो आखिर था तो एक रोबोट ही ना। ये बात सोचकर छोटी बेटी मुस्कुरा उठी। अब छोटी बेटी को अपने सवाल का जवाब मिल चुका था, लेकिन फिर भी वो चाहती थी कि एंड्रयू सूट पहनकर उसकी शादी में शामिल हो। मालिक एंड्रयू की उंगली ठीक कराने के लिए उसे नॉर्थम कंपनी ले गए। कंपनी वाले कुछ गड़बड़ न कर दें, इसलिए उनके साथ एक वकील भी आया था ताकि वो इस बात की गारंटी ले सके कि मशीन ठीक करते समय कोई दूसरी दिक्कत न आए, वरना नॉर्थम कंपनी को बहुत बड़ा हर्जाना भरना पड़ेगा। जब सारी बातें पक्की हो गई तो अचानक एंड्रयू ने एक शर्त रखी। उसने कहा कि उंगली ठीक करने के साथ साथ क्या वे उसके चेहरे को ऐसा बना सकते हैं कि वो भी अपने चेहरे पर इंसानों की तरह भाव ला सके, ताकि वो भी अपनी फीलिंग्स और भावनाओं को जता सके। खुशकिस्मती से कंपनी ने इस टेक्नोलॉजी पर पहले से ही काम किया हुआ था। एक्सप्रेशन होने से शरीर और भी अच्छा दिख सकता है, लेकिन बदकिस्मती से लोगों के दबाव में आकर कंपनी को इसे लॉन्च करने का फैसला बदलना पड़ा और इस फीचर का खर्च भी बहुत ज्यादा था। मैनेजर ने बिल निकाला। उसे लगा कि इतना बिल देखकर मालिक पीछे हट जाएंगे। ये मेरी हर महीने की सैलरी है, मैं हर साल 10 करोड़ कमाता हूँ, जो बुरा नहीं है। पिछली बार जब तुम आए थे तो तुम्हारा नाम क्या था? रियल एस्टेट। रियल एस्टेट। जल्द ही छोटी मालकिन की शादी का दिन आ गया। फादर ने शादी की कस्में पूरी करवाई और दोनों ने एक दूसरे को प्यार से किस किया। इसके बाद सबकी दुआएं लेते हुए वे धीरे धीरे बाहर की तरफ बढ़े और भीड़ के आखिर में एंड्रयू एक शानदार सूट पहने छोटी मालकिन के सामने खड़ा था। एंड्रयू को देखकर छोटी मालकिन भी दिल से बहुत खुश थी, लेकिन पता नहीं क्यों एंड्रयू को अंदर ही अंदर थोड़ा दुख महसूस हो रहा था। उस रात उसने और मालिक ने रात भर शादी का वीडियो देखा। जैसे जैसे बेटियां एक एक करके शादी करके जा रही थी, मालिक को वक्त के बदलने का एहसास हो रहा था, लेकिन एंड्रयू के लिए वक्त हमेशा एक सा था। उसे बिछड़ने के दर्द का कोई अंदाजा नहीं था और न ही वो उन खूबसूरत यादों को समझ सकता था जो दिल में बस जाती है। वक्त बीतता गया और देखते ही देखते 12 साल बीत गए। छोटी मालकिन के अब 2 बच्चे थे, लेकिन उनका बड़ा बेटा रॉय एंड्रयू से हमेशा नफरत करता था। छोटी मालकिन के बार बार समझाने के बावजूद रॉय अपनी ही चलाता था। मैं एंड्रयू से माफी मांगता हूँ, मैं उससे माफी बिल्कुल नहीं मांगूंगा। एंड्रयू अभी भी थोड़ा गुस्से में था। अब वो पहले की तरह एक बेजान मशीन नहीं था, बल्कि उसमें इंसानों जैसी भावनाएं आ गई थी। एंड्रयू अभी भी थोड़ा गुस्से में था। अब वो पहले की तरह एक बेजान मशीन नहीं था, बल्कि उसमें इंसानों जैसी भावनाएं आ गई थी। इन सालों में एंड्रयू ने बहुत सारी किताबें पढ़ी। उसने इंसानी इतिहास को समझा और पाया कि इंसानों ने कई खौफनाक जंग लड़ी है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। लाखों लोगों ने सिर्फ एक मकसद के लिए अपनी जान दी है और वो है आजादी। अगर आजादी इतने सारे लोगों के लिए जरूरी है तो यकीनन ये बहुत अनमोल होगी। इसलिए वो भी आजादी पाना चाहता था। रात के वक्त सूट पहने हुए एंड्रयू मालिक के पास गया। उसने अपनी सारी जमा पूंजी निकाली ताकि वो अपनी आजादी खरीद सके, लेकिन उसने कहा कि वो अभी भी तीनों नियमों का पालन करेगा और हमेशा की तरह मालिक के परिवार की सेवा करेगा। बस उसकी पहचान में एक बदलाव होगा। वो अब मालिक के परिवार की कोई संपत्ति नहीं रहेगा। तभी छोटी मालकिन अंदर आई। मालिक को लगा कि उसी ने एंड्रयू को ऐसा करने के लिए कहा था। तो तुमने उसे ऐसा करने का आदेश दिया? तुमने उसे अपनी बात मानने पर मजबूर किया? नहीं, ये फैसला उसने खुद लिया है। तुमने ही उसके दिमाग में ये बात डाली है। नहीं पिताजी। अगले दिन मालिक ने एंड्रयू को उसका बैंक कार्ड वापस कर दिया और उसकी बात मान ली। अब तुम्हारे पास 3 हो गए हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम ये घर छोड़ दो। लेकिन मालिक, मैं जाना नहीं चाहता। तुम्हें आजादी चाहिए थी तो तुम्हें इसके नतीजे भी भुगतने होंगे। एंड्रयू के लिए उसने अपनी समझ के हिसाब से आजादी तो पाली थी, लेकिन साथ ही उसने उसे भी खो दिया जो उसे अपने परिवार का हिस्सा मानता था। जाने से पहले मालिक ने एंड्रयू को आखिरी सबक दिया। एंड्रयू, तुम खुद को कोई चीज मत समझना। एंड्रयू ज्यादा दूर नहीं गया था। उसने समंदर के किनारे अपना एक घर बनाया जहाँ छोटी मालकिन अक्सर आया करती थी। वक्त पानी की तरह बहता गया और देखते ही देखते कई साल गुजर गए, जब तक कि एक दिन छोटी मालकिन के आने से वहाँ की शांति नहीं टूटी। वो अपने पिता की आखिरी इच्छा बताने आई थी, जो मरने से पहले एंड्रयू को देखना चाहते थे। मालिक अब पूरी तरह बूढ़े हो चुके थे। तुम्हें दोबारा देखकर बहुत खुशी हुई। तुम्हें भी देखकर बहुत खुशी हुई एंड्रयू। काफी वक्त बीत गया। हाँ मालिक, मुझे लगता है कि मैं गलत था। तुम बिल्कुल गलत नहीं थे। मेरी बात का विरोध मत करो। तुमने अपनी आजादी चुनकर सही किया था। मुझे खुशी है कि तुमने ऐसा किया। शुक्रिया एंड्रयू, तुम हमारे लिए बहुत अच्छे थे। ये मेरा सौभाग्य था। मालिक के गुजर जाने के बाद एंड्रयू के मन में एक ख्याल आया। वो अपने जैसों को खोजना चाहता था ताकि वो अपनी मंजिल समझ सके। उसे पूरा यकीन था कि उसके जैसे और भी रोबोट जरूर होंगे। इस दौरान छोटी मालकिन का उनके पति से तलाक हो चुका था और उनका बेटा एक वकील बन गया था। एंड्रयू को उम्मीद थी कि रॉय नॉर्थम कंपनी पर केस करने में उसकी मदद करेगा ताकि वो सभी रोबोट्स की जानकारी दे सके, लेकिन रॉय मदद नहीं करना चाहता था। वो बचपन की तरह आज भी एंड्रयू को पसंद नहीं करता था। एंड्रयू, तुम क्या करोगे अगर मुझे इन सभी रोबोट्स की जानकारी मिल भी जाए? मैं उन सबको खोज निकालूंगा। और बस इसी तरह एंड्रयू अपने जैसों को ढूंढने के
सफर पर निकल पड़ा। वो पूरी दुनिया में घुमा, सुनसान रेगिस्तानों से लेकर चहल पहल वाले शहरों तक, लेकिन हर जगह उसे निराशा ही हाथ लगी। उसके बैच के बाकी रोबोट या तो कबाड़ हो चुके थे या फिर बिना किसी भावना वाली आम मशीनें थे। देखते ही देखते 10 साल से ज्यादा बीत गए। इस बीच एंड्रयू छोटी मालकिन को चिट्ठी लिखना कभी नहीं भूला। मेरा सफर अब खत्म होने वाला है। मैंने हर मुमकिन कोशिश कर ली है सिवाय एक आखिरी उम्मीद के। मुझे पता चला है कि हाल ही में सिंगापुर में एक मशीन को दोबारा बनाया गया है। इस खबर के पीछे पीछे एंड्रयू सैन फ्रांसिस्को आ गया। यहाँ उसने वाकई में एक बेहद अलग फीमेल रोबोट को देखा। वो खुद ही म्यूजिक बजाकर धुन पर डांस करने लगती थी। साफ था कि उसमें भी अपनी खुद की समझ थी। एंड्रयू उसके पीछे पीछे एक रिपेयर शॉप पर पहुंचा। एंड्रयू के वहां आने का मकसद जानने के बाद उस दाढ़ी वाले आदमी ने उसे बताया कि इस फीमेल रोबोट का नाम गैलेटिया है। उसके डांस करने की वजह यह है कि उसमें एक एडवांस पर्सनैलिटी चिप लगाई गई है। उसके सभी मूवमेंट पहले से ही डिजाइन किए गए हैं और इस चिप को बनाने वाले कोई और नहीं बल्कि उसके पिता थे। नॉर्थम कंपनी के रोबोट भी उसी के पिता ने बनाए थे। बाद में नौकरी से निकाले जाने के बाद बाप बेटे ने मिलकर ये जगह खोली थी। फिर वो एंड्रयू को अपने और अपने पिता के रिसर्च की चीजें दिखाने ले गया। लेकिन दाढ़ी वाले आदमी को इतने से तसल्ली नहीं थी। अपनी कड़ी मेहनत से उसने एकदम असली इंसानों जैसा दिखने वाला लुक तैयार कर लिया था। लेकिन कोई भी उसके रिसर्च में पैसे नहीं लगाना चाहता था। ये सुनते ही एंड्रयू ने तुरंत मदद करने की इच्छा जताई। उसके कार्ड में इतने पैसे थे जो कभी खत्म नहीं हो सकते थे। इस तरह एंड्रयू उनके इस प्रयोग का पहला हिस्सा बन गया। दाढ़ी वाले आदमी ने उसके लिए एक बिल्कुल अलग चेहरा बनाने का फैसला किया। मेरी नाक देखो, क्या तुमने मेरी नाक देखी? थोड़ी पतली है, थोड़ी अजीब ही है। हाँ बिल्कुल, जल्द ही एक इंसानी चेहरा तैयार कर लिया गया। फिर उसमें बाल लगाए गए। कई मुश्किल और बारीक कामों के बाद एक एकदम असली दिखने वाला सिर सबके सामने था। आखिर में सिर को शरीर पर लगा दिया गया। इस तरह एंड्रयू अब सच में एक इंसान जैसा लगने लगा था। खुद को शीशे में देखकर एंड्रयू अंदर से बहुत एक्साइटेड था। अब उसे बेकरारी हो रही थी कि वो जल्द से जल्द वापस जाकर छोटी मालकिन को अपना ये नया रूप दिखाए। सालों बाद एंड्रयू एक बार फिर मालिक के घर लौट आया। पियानो के सामने बैठी उस जानी पहचानी परछाई को देखकर उसे लगा कि वो छोटी मालकिन है। एंड्रयू को लगा कि उसका रूप बदल गया है, इसलिए छोटी मालकिन उसे पहचान नहीं पा रही है। तभी उनके पीछे एक बुजुर्ग औरत आ खड़ी हुई। असल में वो बुजुर्ग औरत ही छोटी मालकिन थी और सामने बैठी ये जवान लड़की छोटी मालकिन की पोती पोर्शिया थी। एंड्रयू के लिए वक्त हमेशा एक सा था। वो आज भी बिल्कुल वैसा ही था, लेकिन छोटी मालकिन अब काफी बुजुर्ग हो चुकी थी। वो अब पहले जैसी चुलबुली और प्यारी बच्ची नहीं रही थी। पोर्शिया सिर्फ शक्ल से ही छोटी मालकिन जैसी नहीं थी, बल्कि उसका स्वभाव भी बिल्कुल वैसा ही था। उसे एंड्रयू से एक अजीब सा लगाव महसूस होने लगा। धीरे धीरे दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि छोटी मालकिन की जिंदगी अब खत्म होने वाली थी। एंड्रयू ने देखा कि छोटी मालकिन के हाथों में जो लकड़ी का घोड़ा था वो वही था जो उसने सालों पहले उन्हें दिया था। एक पल के लिए वो पुरानी यादों में खो गया। उस वक्त उससे गलती से छोटी मालकिन का क्रिस्टल का घोड़ा टूट गया था। छोटी मालकिन उससे नाराज न हो जाए इसलिए उसने लकड़ी का एक घोड़ा बनाकर उन्हें दिया था और बदले में छोटी मालकिन ने उसे एक खिलौना दिया था। लेकिन आज छोटी मालकिन हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर जा रही थी। तलाक के बाद उन्होंने दोबारा शादी नहीं की थी। शायद उनके दिल में हमेशा कोई ऐसी कसक छुपी थी जिसे वो कभी कह नहीं पाई। पोर्शिया भी दुख में डूबी हुई थी। इस पल एंड्रयू को एहसास हुआ कि अमरता उसके लिए एक सजा है। वह इस नतीजे को स्वीकार नहीं कर सका, इसलिए उसने दाढ़ी वाले आदमी के प्रयोगों में अपना पूरा मन लगा दिया। उसने सारी मेडिकल किताबें पढ़ डाली और एक बिल्कुल नया मशीनी दिल डिजाइन किया। इसके बाद दोनों की मेहनत से प्रयोग में बहुत तरक्की हुई। ये नया प्रोडक्ट न सिर्फ रोबोट्स के लिए था बल्कि इसे इंसानों में भी ट्रांसप्लांट किया जा सकता था, जिससे इंसानों की उम्र काफी बढ़ गई। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उन्होंने एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी बना लिया था। ये एक ऐतिहासिक कामयाबी थी जो एंड्रयू को इंसानों की तरह महसूस करने में मदद कर सकती थी। वो दुनिया की खूबसूरती का अनुभव कर सकता था, लेकिन इसके साथ कुछ दर्द भी आएगा जो असहनीय हो सकता है। एंड्रयू को इसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहना था। वापस जाकर एंड्रयू अपना ग्रामोफोन लेकर पोर्शिया के पास गया, इस उम्मीद में कि वो इसे ठीक कर देगी। मुझे यकीन है कि तुम इसे खुद ठीक कर सकते हो। हाँ, मैं कर सकता हूँ, लेकिन तुम ये काम ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकती हो। मैं इसे तुम्हारे लिए ठीक कर दूंगी। ये बस एक बहाना था और ये बात दोनों अच्छी तरह समझते थे। एंड्रयू और पोर्शिया अब एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताने लगे थे और एक दूसरे को बेहतर समझने लगे थे। कभी कभी एंड्रयू जोक्स भी सुनाता था जिससे पोर्शिया खूब हंसती थी। जाने जाने में पोर्शिया को खुद यकीन नहीं हो रहा था कि उसे एक रोबोट से प्यार हो जाएगा। हालांकि वो एंड्रयू को पसंद करती थी, लेकिन ये सच नहीं बदल सकता था कि वो एक रोबोट है। तुम चाहे जितना भी बदल जाओ, तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे। नहीं, मैं ये नहीं मान सकता, मैं ये नहीं मानूंगा। एंड्रयू इस सच्चाई को अपनाना उसके लिए बहुत मुश्किल था। उसने कृत्रिम अंगों की सर्जरी करवाने का फैसला किया ताकि वो भी इंसानों की तरह महसूस कर सके। वापस आने के बाद वो इसे आजमाने के लिए बेताब था। उसने पोर्शिया से अपनी आंख में उंगली चुभाने को कहा। आ दर्द, आ दर्द, दर्द 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 दर्द। एंड्रयू, अगर तुम इसमें कामयाब हो गए तो तुम्हें ये करना होगा, तुम्हें ये फालतू की जिद छोड़नी होगी। मैं इसे नहीं छोड़ सकता, ये मेरा हिस्सा है, तो तुम खुद को बदलो। बदलूं? मैं पहले ही बदल चुका हूँ। मेरा मतलब बाहर से नहीं बल्कि अंदर से बदलने से है। मौकों का फायदा उठाओ, गलतियां करो। गलतियां? हाँ, कभी कभी परफेक्ट ना होना ही सबसे जरूरी होता है, समझे? गलतियां करना ही सबसे अहम होता है। गलतियां करना? हाँ, पर क्यों? ओह, मैं समझ गया, अपनी गलतियों से सीखना। नहीं, अपनी गलतियों से सीखना नहीं। असल में पोर्शिया ने बहुत साफ शब्दों में कह दिया था कि वो चाहती है कि एंड्रयू अपने दिल की सुने और अपनी पाबंदियों को तोड़ दे। लेकिन एंड्रयू को कुछ खास समझ नहीं आया और वो उदास होकर वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद पोर्शिया की सगाई तय समय पर हुई। एंड्रयू सिर्फ दाढ़ी वाले आदमी के साथ एक कोने में खड़े होकर चुपचाप सब देख सकता था। वो बार बार उस लड़के के लुक का मजाक उड़ा रहा था। इसमें कोई शक नहीं कि उसे जलन हो रही थी। हे भगवान, मुझे गुस्सा आ रहा है और गुस्से का मतलब है कि मुझे
मुझे तुमसे प्यार हो गया है। एंड्रयू ने ये ध्यान नहीं दिया कि पोर्शिया उस वक्त चारों तरफ देख रही थी, जैसे किसी के आने का इंतजार कर रही हो। एंड्रयू ने अब सारी उम्मीदें छोड़ दी थी, लेकिन तभी उस दाढ़ी वाले आदमी ने एक बहुत अच्छी जबर दी। उसके पास एंड्रयू को पूरी तरह से इंसान बनाने का एक तरीका था। वो ना सिर्फ खाने का स्वाद ले सकता था, बल्कि इंसानों वाले मजे भी ले सकता था। इसकी इकलौती कमी ये थी कि वो कभी पिता नहीं बन सकता था। कुछ दिनों बाद एंड्रयू को पोर्शिया चर्च में मिली। एक वक्त था जब उसने यहीं पर छोटी मालकिन की शादी देखी थी, और अब पोर्शिया भी यही अपनी पूरी जिंदगी किसी और के नाम करने वाली थी। वो फिर से वही गलती नहीं दोहराना चाहता था। मुझे एक किस दो, बस एक छोटा सा किस। सिर्फ एक किस से किसी की अच्छी खासी शादी नहीं टूट जाएगी। इसके अलावा तुम मुझे ये भी बताओगी कि तुम्हारी धड़कन 66 से 120 तक क्यों पहुंच गई है, तुम्हारी सांसें भी तेज हो गई है और तुम पूरी तरह से घबरा रही हो। ये मेरे साथ सही नहीं हो रहा है। मुझे पता है कि प्यार में कुछ भी सही नहीं होता। मैं तुम्हारा दिल पत रहा हूँ, मैं तुमसे अपने दिल की सुनने के लिए कह रहा हूँ। मैं तुम्हारे आगे गिड़गिड़ा रहा हूँ। ऐसे गिड़गिड़ाना तो शर्मिंदगी की बात है। मुझे कोई परवाह नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तभी से तुमसे प्यार करता हूँ। दोनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया। पोर्शिया हैरान थी कि एंड्रयू अब पूरी तरह से एक इंसान जैसा महसूस कर रहा था। वो इंसानी जिंदगी के हर पल का मजा ले रहा था। लेकिन उनके इस रिश्ते पर लोगों ने बहुत सवाल उठाए। हालांकि एंड्रयू दिखने में इंसानों जैसा ही था, लेकिन अगर जेनेटिक्स की बात करें तो वो अभी भी इंसानों की प्रजाति का हिस्सा नहीं था। ये दुनिया एक ऐसे रोबोट को तो बर्दाश्त कर सकती थी जो कभी ना मरे, लेकिन एक अमर इंसान को कभी नहीं अपना सकती थी, क्योंकि इससे लोगों के अंदर गुस्सा और जलन पैदा हो जाती। लेकिन इससे पोर्शिया और एंड्रयू के प्यार पर कोई असर नहीं पड़ा। इस बीच एंड्रयू ने कोर्ट में कई बार अपील की और इस तरह दोनों ने एक साथ कई साल गुजारे। बस फर्क इतना था कि पोर्शिया अब बूढ़ी हो चुकी थी, जबकि एंड्रयू वैसा का वैसा ही था। वो चाहता था कि पोर्शिया भी कृत्रिम अंग लगवा ले और उसके साथ हमेशा के लिए अमर हो जाए, लेकिन पोर्शिया ने मना कर दिया। इंसानों को यहाँ बस कुछ ही समय के लिए रहना चाहिए और फिर इस दुनिया से चले जाना चाहिए। यही प्रकृति का सही नियम है। इस रात एंड्रयू बिल्कुल नहीं सोया। वो एक बार फिर से जिंदगी के असली मतलब के बारे में सोचने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे उसके मालिक अभी भी उसके पास ही खड़े हों। एंड्रयू अब इस कभी न खत्म होने वाले अकेलेपन को और नहीं सहना चाहता था। इसलिए उसने एक बड़ा फैसला लिया। दाढ़ी वाले आदमी की मदद से उसने अपने शरीर में इंसानी खून चदवाया ताकि वो भी बूढ़ा हो सके। अब एंड्रयू पूरी तरह से एक इंसान बन चुका था। जब वो दोबारा कोर्ट पहुंचा तो वो काफी बूढ़ा हो चुका था। मैं एक रोबोट हूँ, मैं हमेशा के लिए जिंदा रह सकता हूँ, लेकिन आज मैं आप सबको बता दूं, मुझे मरने में ज्यादा खुशी होगी। लेकिन क्योंकि ये केस बहुत उलझा हुआ और विवादों से भरा था, इसलिए उन्होंने फैसला सुनाने के लिए थोड़ा समय मांगा। बाहर निकलते वक्त एंड्रयू ने अपनी आंखों से एक गर्म आंसू छलकते हुए महसूस किया। एंड्रयू और पोर्शिया एक साथ आखिरी फैसले का इंतजार कर रहे थे। लंबी चर्चा के बाद वर्ल्ड कोर्ट ने आखिरकार ऐलान किया कि एंड्रयू इतिहास का सबसे ज्यादा जीने वाला इंसान है, और उन्होंने एंड्रयू और पोर्शिया की शादी को भी मान लिया। लेकिन जब पोर्शिया ने एंड्रयू की तरफ देखा तो पाया कि वो दुनिया छोड़कर जा चुका था। किसी को नहीं पता कि एंड्रयू ने वो फैसला सुना या नहीं। पोर्शिया ने नर्स को मशीन बंद करने का आदेश दिया। वो नहीं चाहती थी कि एंड्रयू को उसका ज्यादा इंतजार करना पड़े। नर्स ने पहले तो थोड़ा संकोच किया, लेकिन फिर उसने पोर्शिया की बात मान ली। शायद ये कुछ अलग था, पर अब कौन जानता है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हें ये बात अच्छे से पता है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।